ओके। तो पार्टनर कमिंग इन मतलब ऑब्वियस बात है एडमिशन की बात है, और गोइंग आउट का मतलब रिटायरमेंट या डेथ, दोनों केसेस हो सकते हैं। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इस बारे में बात करनी है। तो जब भी कभी रिलेशन बदलते हैं पार्टनर्स के, रिलेशन बदलने का मतलब वही हो गया, आपस में राइट लाइबिलिटी चेंज होती है, तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मानते हैं। जैसे एडमिशन को भी मानेंगे, रिटायरमेंट को भी मानेंगे, डेथ को भी मानेंगे। ये सब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। दस ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्शन मतलब उसे निकाल दिया। क्या किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नो, आप किसी पार्टनर को निकाल नहीं सकते, आप फर्म डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पढ़ेंगे हम, जिसमें इट इज पॉसिबल यू कैन एक्सपेल अ पार्टनर, है ना। तो वहाँ वो भी आउटगोइंग का ही एक केस हो गया। और इंसॉल्वेंसी, ये भी आउटगोइंग का केस हो गया, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है। इवन दो आप फर्म कंटिन्यू करो तो वो पार्टनर तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है। तो आगे भी वो लाइबिलिटी कैसे बियर करेगा। इंट्रोडक्शन, पहले हम एडमिशन की बात करने वाले। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जो भी पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, यू कैन से पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और कुछ सेक्शन भी पढ़े हमने, जैसे माइनर को लेके, minor can be admitted to a firm only for the benefit of the firm. तो इस कॉन्टैक्ट को छोड़ के नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये बात तो हमें पता है कि अगर आपको नया पार्टनर रखना है तो आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट तो लेनी पड़ेगी। राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर, अगर बात करें हम लाइबिलिटीज की, तो जो नया पार्टनर है वो जिस डेट से एंटर करता है, जो डेट उसकी एडमिशन की डेट है, वहीं से वो लाइबल होता है, उसी डेट से, राइट, अनलेस ही एग्रीज टू बी लाइबल। अच्छा, इसका एक्सेप्शन समझो, अगर बाकी के पार्टनर उससे कहे कि भाई नहीं नहीं आज से नहीं, तुम तो पीछे से लाइबिलिटी मान लो अपनी, तो वो मान लेगा। कल माइनर के केस में भी हमने पढ़ा था कि जब वो मेजोरिटी को अटेन कर रहा है, 18 साल से बड़ा हो रहा है, उसके बाद अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ से शुरू हो जाएगी? हाँ, कल रिवाइज ही नहीं किया तुमने, जिस दिन वो पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए एंटर हुआ था वहां से। तुम रिवाइज नहीं करके आए हो, वो रिवाइज करना था ना, नहीं करा ना रिवाइज। क्यों? और तुम सोच रहे हो ऐसे पढ़ने से हो जाएगा? ये कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, आंसर लिख सकते हो इससे। ये तो कहानी है, एक बार सुन लोगे उससे क्या होगा। अगर मैंने कुछ बता दिया है उसको तुम जाके पढ़ोगे नहीं और लगातार 2 या 3 दिन तक उस पर फोकस नहीं करोगे, तो उसकी आदत थोड़ी बढ़ने वाली है। पहले रुको, पहले रिवाइज करो, उसके बाद ही पढ़ाऊंगा। अभी रिवाइज करो। वो उसने तो करा ही नहीं है रिवाइज। क्यों नहीं करके आई रिवाइज? पढ़ने मन नहीं लग रहा है? तो फिर रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है मेरा पढ़ाने का। वो पास कराने के लिए पढ़ाना है कि सिलेबस कराने के लिए पढ़ाना है, ये बता दो। तो सिलेबस तो मैं बहुत जल्दी करा देता, इतने टाइम थोड़ा लगता है उसमें। उतना ही पढ़ाता हूँ जितना तुम पढ़ पाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। उसके बावजूद तुम पढ़ोगे नहीं तो फायदा क्या है फिर ऐसा करने का? सिलेबस जल्दी करना ही हो तो वो बोलो फिर,
करा देता हूँ मैं, पढ़ते रहना। ये जो ये फेलियर का परसेंटेज हाई है वो किस वजह से? सब सिलेबस करके सोचते हैं पास हो जाएंगे, सिलेबस करके पास नहीं होते। सिलेबस जब दिमाग में आ जाएगा, उस पर भरोसा आ जाएगा कि हाँ हम इसको लिख सकते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तब पास होते हैं। पढ़ने में ध्यान दो, नहीं तो कोई फायदा नहीं इस सिलेबस में आने का। हाँ, तो जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो उसकी लायबिलिटी उसी डेट से शुरू होती है जिस डेट पे वो एंटर होता है। लेकिन अगर वो फर्म और वो पार्टनर चाहे, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाए, तो इट इज पॉसिबल कि उसकी लायबिलिटी वो प्रायर डेट से भी सेट करवा सकते हैं। भाई वो एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में इस बात। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस इट मे एग्री टू अज्यूम लायबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द ओल्ड फर्म। अब है ना, ये न्यू फर्म और एक वर्ड है ओल्ड फर्म, ये क्या कहानी है? मेरे को मालूम था ऐसी कुछ कहानी बनाओगे। फर्म मतलब कलेक्टिवली हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्टनर्स को। तो अगर एबीसी तीन पार्टनर थे और अब डी चौथा पार्टनर आया, तो एबीसीडी की जो फर्म है वो न्यू फर्म है ना। एबीसीडी की फर्म तो न्यू फर्म हो गई ना। एबीसी की फर्म पुरानी फर्म थी, ये वो लिखा है। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, न्यू फर्म वो है जब पार्टनर नया ज्वाइन हो जाता है। मे एग्री टू अज्यूम लायबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट मतलब उसके ज्वाइन होने के दिन जो ऑलरेडी डेट थी, मतलब पुरानी डेट्स, एग्जिस्टिंग डेट ऑफ ओल्ड फर्म। एंड क्रेडिटर मे एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर। अब है ना, बात किसकी हो रही है? क्रेडिटर मे एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसे फर्म से पैसे लेने थे। सपोज एक फर्म थी एबीसी, उससे मुझे पैसे लेने थे करीब 2 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए। वो फर्म मुझे नोटिस भेज रही है कि बोले हम एक नया पार्टनर रख रहे हैं, और वो एग्री कर रहा है कि आपकी डेट में वो भी पेमेंट करने के लिए रेडी है, मतलब वो लाइबिलिटी ले रहा है उस चीज की। मुझे क्या प्रॉब्लम है, 3 लोग थे अब 4 हो गए। क्रेडिटर में एग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर। पर सपोज वो व्यक्ति मेरा रिलेटिव है और मेरे को लग रहा है कि ये तेरे पे ढोल देंगे। मैंने उससे पुरानी फर्म से एबीसी से कहा भैया वो वाले व्यक्ति को मैं नहीं मान रहा, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है मैं। तो क्रेडिटर के हाथ में है ये बात कि वो नए पार्टनर को लायबल करेगा या नहीं करेगा, वो एग्री करता है इस बात पे या नहीं करता। कोई डाउट है क्या? ये अलग कहानी हो गई क्रेडिटर के एंगल पे। आपस में वो एग्री कर रहा है और वो तीनों एबीसी ने उसको इन्फ्लुएंस कर लिया है और डी रेडी है कि हाँ ठीक है एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी मैं लायबल हूं। तो उनका इंटरनल मैटर अलग चीज है। मैं किसको लायबल करूंगा? मैं पुरानी ही फर्म को लायबल करूंगा, मैं नई फर्म को डेटर मानने को तैयार नहीं हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाद में वो निपटे हैं आपस में चारों, मुझे मतलब नहीं है, मैं लायबल नहीं करूंगा डी को। समझ में आई मेरी बात? ये है कहानी ओल्ड फर्म और न्यू फर्म। कोई डाउट है तो बताओ। तो वो बोल रहा है कि अगर वो चाहे तो वो पुराने पार्टनर को डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब पुरानी फर्म को डिस्चार्ज कर सकता है एबीसी को, और नया डेटर मान सकता है एबीसीडी वाली फर्म को। कोई डाउट है तो बताओ। द क्रेडिटर कंसेंट इज नेसेसरी इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजेक्शन ऑपरेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रेडिटर कंसेंट इज नेसेसरी, जरूरी है, इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजेक्शन ऑपरेटिव,
क्योंकि एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम? नोवेशन। याद है ये? अल्ट्रेशन, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन, ये सब पढ़े थे ना? सब गए तो नहीं? रिसेशन मतलब कैंसल, रेमिशन मतलब लाइबिलिटी कम कराना, अल्ट्रेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना है, लेकिन पूरा नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम ये नहीं कह सकते। स्मॉल चेंजेस है जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक कैरेक्टर को नहीं तोड़ रहा है। नोवेशन, न्यू का। अब ये तो पुराने एक फर्म थी जिसमें 3 पार्टनर थे, एबीसी, उसके साथ क्रेडिटर का कोई लेना देना था। अब तो वो नई फर्म हो रही है, नई फर्म को लायबल करने के लिए तो नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो इट इज अ मैटर ऑफ नोवेशन। ये हमने वहां पे एग्जाम्पल में पढ़ा था कि पार्टीज ही बदल जाए अगर, याद है? नोवेशन, अगर पार्टी ही बदल जाए, तो यहाँ पे तो पार्टी बदल रही है ना, एबीसी के साथ अब एक और इंक्लूड हो रहा है। तो क्योंकि केस नोवेशन का है, और जब भी नोवेशन होता है तो फिर से एग्रीमेंट होना जरूरी हो जाता है, और बिटवीन द पार्टीज, क्रेडिटर डेटर के बीच में फिर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताओ। Novation is a technical term in the contract of substituted liability of the course, not confined only to the case of partnership। वो कह रहे हैं कि केवल पार्टनरशिप की बात नहीं है, नोवेशन में हमेशा ही ऐसा होता है कि नेसेसरी होती है कंसेंट सामने वाले की, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट नोवेट कर पाओगे। अरे जो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप नई पार्टी इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें, तो नए पार्टी को डेटर या क्रेडिटर बना रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि सारी पार्टी का एग्रीमेंट चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। But mere agreement among partner cannot operate as novation, thus an agreement between the partner and incoming partner that he shall be liable। अब वही बोल रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। सपोज करो, ये कहानी को समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वही एग्जांपल, एबीसी 3 पार्टनर है, मेरा उनसे लेना देना है, मेरे को उनसे 2 लाख रुपए लेने। उन्होंने डी को रख लिया नया पार्टनर। अब वो एबीसी मुझसे कह रहे हैं कि आज से डी भी हमारा पार्टनर है, तो डी भी लाइबल रहेगा। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट नया कर लेते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और नए कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बात लिख लेते हैं कि ए बी सी एंड डी इज लाइबल इन नोवेशन। तो मैं और फॉर्म दोनों मिलकर साइन वाइन कर रहे हैं, और डी को आते पते ही नहीं है इस चीज के। क्या ये नोवेशन हुआ? कंसेंट चाहिए ना, सारी पार्टी जो इन्वॉल्व हो उसमें। डी के ऊपर लाइबिलिटी लाने वाले हो तुम, नई फॉर्म लाइबल कर रहे हो पुरानी की जगह। ये इसलिए वर्ड लिखा है, मेयर एग्रीमेंट अमंग पार्टनर कैन नॉट ऑपरेट नोवेशन। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, दस एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड इनकमिंग पार्टनर। वो एग्री कर रहा है क्या एग्जिस्टिंग डेट को एक्सेप्ट करने में? जब तक वो एग्री नहीं करेगा, तब तक ऑटोमेटिकली कोई राइट नहीं है क्रेडिटर का। विल नॉट प्रोवाइड इप्सो फैक्टो राइट टू क्रेडिटर ऑफ द फर्म। कोई डाउट है तो बताओ। ये इप्सो फैक्टो क्या होता है पता है? सर्च करो और लिखो, तुमको दिखता भी होगा तो तुम करते नहीं होगा। बाय द, लिखो उसको। ये ऑटोमेटिकली, बोले आपस में पुराने पार्टनर से एग्रीमेंट कर लिया कि अब नई फर्म है तो जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है वो तो नए पे भी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनकमिंग पार्टनर का अपना एग्रीमेंट जरूरी है, इनकमिंग पार्टनर की कंसेंट जरूरी है, क्रेडिटर का नॉलेज जरूरी है। जब ये सब कर पाते हो तब ये नोवेशन होता है, और जब नोवेशन होता है तब आप नए पार्टनर को लाइबल कर पाओगे। कोई डाउट है तो बताओ।
in case of partnership of two partners, this section does not apply to a partnership of two partners which is automatically dissolved by death of one of them. obvious बात है, ये तो हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। अगर दो ही हैं और उसमें से एक की डेथ होगी तो फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यहां तक कोई समस्या? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर बात करें हम कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से फर्म छोड़ के जा रहा है। पता है कितने तरीके हैं रिटायर होने के? पहली चीज, सारे पार्टनर की इस बात पे कंसेंट है। दूसरी चीज, एक पहले से एग्रीमेंट कर रखा था कि हम में से 3 में से एक पार्टनर जो भी है जिसकी बात हो रही हो, वो इतनी तारीख को इतने समय बाद रिटायर हो जाएगा। और जहां पार्टनरशिप एट विल होती है, इच्छा, बस मेरी इच्छा है, मैंने नोटिस दिया फर्म को, एक पब्लिक नोटिस इशू किया और फर्म छोड़ दी। कोई डाउट? अ रिटायरिंग पार्टनर में भी डिस्चार्ज, पता है ना कब होता है, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब वो नोटिस देता है पब्लिक को, वो तो ठीक है, वो ये बात होती है कि आगे के फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा। नहीं आया ना समझ? लेकिन जो काम उसने कर दिए हैं उसके ड्यूरेशन में, क्या वो उस डिस्चार्ज वर्ड तो उसके लिए आएगा ना, आगे के एक्ट के लिए तो वो आएगा विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्शन बाय फर्म। इसीलिए ध्यान देना पड़ता है लॉ में। ये वर्ड कौन सा यूज हुआ है? डिस्चार्ज, मतलब जो लायबल था वो अब लायबल नहीं रहेगा। ऐसा तो कोई केस ही नहीं पढ़ा हमने, तो ये पढ़ा कि जिस डेट तक वो है फॉर्म में, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, वहां तक के एक्शन के लिए लायबल रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या उसकी वो लाइबिलिटी खत्म हो सकती है। ये समझ में नहीं आया? हाँ, हो सकती है ना, अगर थर्ड पार्टी एग्री कर जाए तो एक नया एग्रीमेंट बन रहा है जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि आज से मैं रिटायर हूं, सारी थर्ड पार्टी से साइन ले लिया, जो भी इंडिविजुअल थर्ड पार्टी उससे साइन ले ली, मेरे पार्टनर से साइन ले ली कि आगे से कल को तुम्हारे बीच में कोई गड़बड़ हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो ही मैं रिटायर होके जाऊं। तो हो सकता है पार्टनर्स को पीछे छुड़ाना हो, बोले हाँ ले ले साइन, उसको भी बोल दे थर्ड पार्टी को कि हम ही जिम्मेदार होंगे, तो कर दे इस पे साइन, तो कन्विंस कर को आके, तो ऐसा हो सकता है। इवन किसी को फॉर्म छोड़ने की कंडीशन हो सकती है कि मैं आगे से लायबल नहीं रहूंगा तो फॉर्म छोड़ूंगा और तुमको फॉर्म कंटिन्यू करने दूंगा। कुछ समझ में आई बात? नहीं तो आप भी हाल फॉर्म बेचो, गुडविल बेचो, सब बेचो, डिसॉल्व करो, तो इट इज पॉसिबल। तो ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, देखना पार्टीज कौन कौन है उस एग्रीमेंट में। एक तो वो खुद पार्टनर जो रिटायर होके जा रहा है, बाकी के बचे हुए पार्टनर, क्योंकि उनको अपने ऊपर वो लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी और ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो थर्ड पार्टी है, जो क्रेडिटर है, उनकी लाइबिलिटी अब हम बचे हुए लोग जो फर्म में है वो ही बॉन्ड करेंगे, उसका पार्ट भी हम बॉन्ड करेंगे, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। वो थर्ड पार्टी थोड़ी छोड़ देगी अपने पैसे, तो वो लाइबिलिटी एक तरह से शिफ्ट हो जाती है रिटायरिंग पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ऊपर। कोई डाउट है तो बताओ? बस यही लिखा है, a retiring partner may be discharged from any liability, may be discharged from any liability, हो सकता है, to any third party, any मतलब सारी हो सकता है, one और more हो सकती हैं, but not all, है ना, for the acts of the firm done before his retirement। और obviously discharge की बात तो उन्हीं एक्शन के लिए होंगी जो एक्शन, हाँ, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसलिए मैंने यहां से मार्क किया है, बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विथ सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म।
तो ऐसा सब करने के लिए एक एग्रीमेंट बनेगा जिसमें थर्ड पार्टी साइन करेगी, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, नई कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, उसके जाने के बाद जो बचे हुए लोग हैं उसको कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। एडमिशन के बाद भी नई फॉर्म एग्जिस्टेंस में आई थी, तो रिटायरमेंट के बाद भी नई फॉर्म एग्जिस्टेंस में आएगी। उस फॉर्म के पार्टनर थर्ड पार्टी और ये पार्टनर, ये सब पार्टी होंगे उस एग्रीमेंट की। एंड सच एग्रीमेंट मे बी implied by course of dealing between third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. तो वो इम्पोज कब होगा, इम्प्लाइड कब होगा? ऑब्वियसली आफ्टर रिटायरमेंट। कि भाई आप थर्ड पार्टी सीधे किससे बात करेगी? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म के पार्टनर से, उन्हीं को लाइबल करेगी, उन्हीं पे सूट फाइल करेगी। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। notwithstanding the retirement of a partner from the firm, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या नहीं, he and the partner continue to be liable as partner to the third party। ऊपर वाली तो एक्सेप्शन बात थी, आप फर्म से रिटायर हो भी जाओ तो लगभग आप वैसे ही लाइबल हो जैसे आप फर्म में पार्टनर थे, ऑब्वियसली बिफोर रिटायरमेंट वाले एक्ट्स के ऊपर। यही तो लाइन सही है ना? notwithstanding the retirement of a partner from the firm, he and the partners continue to liable as partner to the third party for any act done by them which have been an act of the firm if it was done before the retirement until the public notice is given to the। ये तो जनरल नॉलेज जो हम जानते हैं वही लिखा है कि और कुछ लिखा है? पूछो। एग्जैक्टली वही लिखा है ना। अब यहाँ एक प्रोवाइडेड दैट है, ये प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लाइबल, मतलब कहानी में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, ये ऊपर जो हमने पढ़ा मामला नॉर्मल था तो कायदे से उसको लाइबल होना चाहिए हर उस एक्शन के लिए जो फर्म के लिए किया गया और बिफोर रिटायरमेंट किया गया, उसको लाइबल होना चाहिए। लेकिन इसका एक प्रोवाइडेड दैट है, मतलब इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें अलग से एग्रीमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी रिटायर्ड पार्टनर लाइबल नहीं रहेगा। ऐसा कब होगा? जब थर्ड पार्टी ने डील किया था विद द फर्म विदाउट नोइंग ही वाज अ पार्टनर, उसके कंसिडरेशन में वो पार्टनर था ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो थर्ड पार्टी के जब नॉलेज में वो पार्टनर था ही नहीं, तो थर्ड पार्टी उसको कैसे लाइबल करेगी? वो तो फर्म को लाइबल कर रही थी, उसके नॉलेज में जितने पार्टनर थे उन पे लाइबिलिटी डालेगी। कोई डाउट है तो बताओ। तो बचने के दो रास्ते, या तो ये एग्रीमेंट हो या तो थर्ड पार्टी के नॉलेज में तुम थे ही नहीं। तो ये जो हमने जनरल बात पढ़ी कि इवन आप रिटायर हो भी जाओगे तो जो एक्शंस आपने रिटायर होने के पहले फर्म के बिहाफ पे किए थे उनके लिए आप जिम्मेदार रहोगे। ठीक है, इसका एक्सेप्शन किस तरह से है वो तुम्हें समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी के नॉलेज में तुम थे ही नहीं कि तुम फर्म के पार्टनर हो। Notices under subsection 3 may be given by retired partner or by any partner of the reconstituted firm। very very important। लग तो रहा होगा कि दो लाइन का इतना इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें। एबीसी तीन पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट होने का पब्लिक नोटिस सी ने दिया या फर्म ने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी केस स्टडी आ जाएगी जिसमें ये कह देंगे कि रिटायरमेंट का नोटिस जो है वो ए बी सी में से सी रिटायर हुआ पर नोटिस जो है वो ए ने दिया था। बाद में जब थर्ड पार्टी ने ऑब्लिगेशन डाली, ए और बी ने कहा कि वो सी पे भी डाल दो, सी वाला मामला कोर्ट गया, कोर्ट में पूछा कि भैया तुम्हारा पब्लिक नोटिस तुमने नहीं दिया, बोले सर ये ए ने दे दिया था। तो ए दलील दे रहा है अरे मैंने दे दिया था वो ठीक है, लॉ में तो लिखा है तुमको देना है, तुमने तो नहीं दिया तो तुम लायबल हो। जबकि वो एक्शन कब हुए? उसके रिटायर होने के बाद।
पर क्योंकि पब्लिक नोटिस सी ने दिया ही नहीं है तो सी को वो अभी भी लायबल करवा रहे हैं, इसलिए ये प्रोविजन बना के लिखा हुआ है। और ये देखो शायद इस केस लॉ में यही वाली बात डिस्कस भी हो जाए। क्या लगता है तुम्हें जेन्युइन बात क्या है? कोर्ट के क्या दलील देनी चाहिए, किसका साथ देना चाहिए? रिटायर होने वाले पार्टनर का या एग्जिस्टिंग पार्टनर का? दलील क्या देगा कोर्ट? मिस्टर ए कह रहे हैं कि इसने तो लॉ का कंप्लायंस ही नहीं किया, इसको पब्लिक नोटिस देना था, इसने दिया ही नहीं। तो भावनाओं पे क्यों जा रहे हो, लॉ पे जाओ। जज साहब को ये बोलेगा, फिर जज साहब क्या जवाब दे लॉ के हिसाब से? जज साहब बोलेंगे पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, और स्पिरिट ये थी कि लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, तुम्हें फायदा देने के लिए नहीं है ये। तुम्हें तो नोटिस था ना कि वो गया, तुम तो फ्रॉड कर रहे हो उसके साथ। पब्लिक के साथ फ्रॉड हुआ नहीं, क्योंकि पब्लिक नोटिस तो आया था कि सी रिटायर हो गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है सी बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो? नहीं आया समझ? तो ये ग्राउंड है इस बात का कि नोटिस में बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर और बाय एनी पार्टनर, वो वैलिड नोटिस है। कोई डाउट है तो बताओ। एक विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का केस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट इन द विष्णु चंद्रा एंड वर्सेस चंद्रिका प्रसाद हेल्ड दैट एक्सप्रेशन इफ एनी पार्टनर वांट टू disassociate from the partnership business in the clause of the partnership deed which has been construed which was being construed comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership. The expression clearly indicates that in the event of the retirement, the partnership business will not come to an end. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई किसी एक के रिटायर होने से पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एंड नहीं होता। द रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू इफ दे वांट टू डू सो। कोई डाउट है? Mere retirement of a partner who was tenant of the premise in the partnership business was carried out would not result in assignment of the tenancy right in favor of the remaining partner, even though the retiring partner ceases to have any right, title, interest in the business of such. बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है ये, जरा पढ़ना दो और जरा मुझे समझाओ तो क्या कहानी है। एक पार्टनर जो कि टीनेंट है, किराएदार है किसी प्रीमाइसेस का, इन विच द पार्टनरशिप बिजनेस वाज कैरिड आउट, उसी में होता है। सपोज एबीसी 3 पार्टनर है, मिस्टर सी रिटायर होने वाले, मिस्टर सी के नाम पे टीनेंसी ले रखी है, ये कहानी। would not result in assignment of the tenancy right in the favor of the remaining partner। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस जगह पे आप किराएदार से हटना पड़ेगा सी को। भाई सी और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सी रिटायर हो रहा है, फर्म का बिजनेस वहां चल रहा था, तो आप फर्म का बिजनेस कहीं और चलाओ। समझ में आई बात? ये है would not result in assignment of the tenancy right in favor of the remaining partner। तो वो टीनेंसी राइट सी के पास ही रहेंगे, इवन दो द रिटायरिंग पार्टनर इज सीजेस टू हैव एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द बिजनेस। जबकि सी का बिजनेस में कोई राइट नहीं है, बट टीनेंसी राइट तो उसी का है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, सेक्शन 33, और ये सेक्शन है एक्सपल्शन का। एक्सपल्शन मतलब निकाला जाना। पार्टनर अपने आप में ऑनर है, उसकी परमिशन के बिना तो कोई एडमिट नहीं हो सकता, तुम ऐसे कैसे किसी पार्टनर को निकाल सकते हो? तो पहली बात तो यही है कि उसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सोचो, अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में बहुत पावर दी गई है, आप एग्रीमेंट पहले से जब लिखते बनाते हो तब सारे पार्टनर मिलकर एग्री कर जाओ कि यार कल को अपने लिए कोई गड़बड़ करने लगे, कोई बिल्कुल विरोधी हो जाए, उसके चक्कर में क्या पूरी फर्म खत्म करेंगे अपन? तो अपन एक नियम बना लेते हैं,
अपन 10 पार्टनर, उस पर्सन को छोड़ के बाकी 9 बोल रहे हैं कि तू गलत कर रहा है भाई, तेरे को फॉर्म छोड़नी पड़ेगी, इस पे आज ही एग्रीमेंट बना लो। तो आप पहले से अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाते हो जिसमें आप मेजॉरिटी को पावर देते हो कि किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है, उसका मैनर डिसाइड करते हो, एक्सपल्शन का भी पूरा मैनर डिसाइड करते हो कि भाई उसकी सुनवाई होगी, उसको राइट टू बी हर्ड देना पड़ेगा, तो आप एक्सपेल भी कर सकते हो। पर ऐसा क्लॉज आपको, ये वैसे ही हो गया डेथ के बाद फर्म कंटिन्यू करेगी, किसी पार्टनर की इवन डेथ के बाद फर्म कंटिन्यू करेगी, ऐसा आप एग्रीमेंट पहले से बना के रखते हो तो फर्म कंटिन्यू करती है। अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो किसी पार्टनर की डेथ होते से फर्म डिसॉल्व हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? The power of expulsion must have existed in the contract between the partner. बात समझ में आई कि नहीं आई? पावर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से होनी चाहिए। मतलब जिसको एक्सपेल किया जा रहा है आज, उसने भी इस बात को एग्री किया था कि हाँ किसी को भी एक्सपेल किया जा सकता है, एक प्रॉपर मैनर फॉलो करके, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय लॉ। दूसरी बात ये डिमांड करता है कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हाँ एक्सपल्शन हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजॉरिटी ही एक्सपेल कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 पार्टनर्स में से अकेला मैं बोल रहा हूं कि मिस्टर ए एक्सपेल हो जा तू, तो वो हो जाएगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। बाकी के 8 लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या इच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? और ये जो कुछ हो रहा है ये बिजनेस को बचाने के लिए हो रहा है, गुड फेथ, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए नहीं। समझ में आया? अगर ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, क्या लिखा उसने, सारी प्रेजेंट है, इसमें से एक भी एब्सेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, मेजॉरिटी एक्सपेल नहीं कर रही है, या आप गुड फेथ में बिहेव नहीं कर रहे हो, तो ये जो एक्सपल्शन आपने किया ये बोनाफाइड नहीं है, ये बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं है, और ये गुड फेथ नहीं है। गुड आउट। तो तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तीनों कंडीशन याद कर लो, अभी बहुत इजी है। पहले से कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपल्शन किया जा सकता है ऐसी पावर होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी ये पावर एक्सरसाइज होगी तो मेजॉरिटी ही एक्सरसाइज करेगी, इसका मतलब मेजॉरिटी इस पक्ष में होनी चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टनर को एक्सपेल करो, और गुड फेथ में ये काम किया जाना चाहिए। जब तक ये चीज नहीं होगी तो ये गुड फेथ का टेस्ट कैसे हो? ये जो तीसरा पॉइंट है कि गुड फेथ में किया जा रहा है, तो देखो गुड फेथ ये है कि भाई इससे बिजनेस का इंटरेस्ट जुड़ा है, अदरवाइज बिजनेस बंद होने की कगार पे है, नुकसान हो जाएगा, लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे हमें, वॉट एवर, किसी की बदनामी होगी, है ना, मार्केट में किसी की क्रेडिट खराब हो गई है, ये ग्राउंड हो सकता है उसके एक्सपेल्शन का। गुड आउट। द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस। उसे एक नोटिस दिया जाना चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे ही नहीं निकाल दोगे। नोटिस का मतलब हमेशा होता है कि भाई उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है, उसे कुछ टाइम पीरियड दिया जा रहा है, और ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड उसके इस बात के लिए है कि वो अपनी प्रिपरेशन करके अपनी बात रख पाए, तो उसको OBH देना जरूरी है। इस शॉर्ट में OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। गुड आउट।
ओके, एक सेकंड. इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, अगर कोई पार्टनर इन कंडीशंस को पूरा किए बिना एक्सपेल किया जाए तो क्या होगा? दिस एक्सपल्शन इज वॉइड. ये आपकी एक्टिविटी का कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है, वो आपका पार्टनर, उसके सारे राइट है. इट मे बी नोटेड दैट अंडर द एक्ट एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर डज नॉट नेसेसरली रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. तो देखो, रिटायरमेंट से डिसोल्यूशन हो जाएगा ऐसा नहीं. डेथ से हो सकता है अगर आपने वो पहले से प्रोविजन ना बनाया. ऐसे ही एक्सपल्शन से डिसोल्यूशन, अरे अगर डिसोल्यूशन ही करना था तो एक्सपल्शन करने की जरूरत क्या थी? सेंस ही खत्म हो जाएगा एक्सपल्शन का. नहीं आया समझ? अगर डिसॉल्व ही कर दिया तो सारी एक्सपेल हो गए ना, एक क्या. द इनवैलिड एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर डज नॉट पुट एन एंड टू द पार्टनरशिप. इवन आपने इनवैलिड एक्सपल्शन किया मतलब कि गलत वो कंडीशन सेटिस्फाई किए बिना एक्सपल्शन किया, तब भी पार्टनरशिप एंड नहीं होती. कोई डाउट है तो बताओ. ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी. कोई डाउट है तो बताओ. एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में. दे आर कैरिंग देयर बिजनेस के सक्सेसफुली फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स. तो कई सालों से उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है. स्पाउस ऑफ ए एंड बी फॉट इन लेडीज क्लब, उनकी बीवियों की झगड़े हो गए. देयर पर्सनल इशू एंड एज वाइफ वॉज हर्ट बैडली, और ए की वाइफ को ज्यादा जोर से लग गई. ए गॉट एंग्री, ए को गुस्सा आया, एंड ही कन्विंस्ड सी टू एक्सपेल बी फ्रॉम देयर पार्टनरशिप. तो ए ने सी के साथ मिलकर सोचा कि चलो बी को भगा दें. अब कहीं से कहीं तक तुम्हें लगता है कि ये जेन्युइन है? किस ग्राउंड पे? गुड फेथ नहीं है. इवन दो आपने पहले से पावर दे रखी हो, इवन दो मेजोरिटी दो मिलके एक को हटा सकते हैं, ये भी ठीक है, पर ये गुड फेथ नहीं है. गुड फेथ क्यों नहीं है? गुड फेथ होने के लिए 3 चीजें बोली थी मैंने अभी, और उसमें पहली वाली बात ही नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप में नहीं है. अरे बाकी दोनों तो फॉलो कर लोगे, लेकिन यही नहीं है. कुछ समझ में आई बात? इन तीनों में से कुछ भी मिस हुआ तो यू कैन से गुड फेथ मिस हुआ. A got angry. Oh, sorry. B was expelled from the partnership without any notice from A and C. तो A और C ने बिना नोटिस को उसको एक्सपेल कर दिया. क्या ये वैलिड है? नहीं है. क्या फर्म खत्म हो गई ऐसा करने से? नहीं. तो यही लिखा है. Considering the provision of the Indian Partnership Act 1932 state whether they can expel a partner from the firm. A partner may not be expelled from a firm by majority of a partner except in the exercise of good faith. तो यहाँ पे ऑब्वियसली एब्सेंस है ना इसकी. गुड फेथ कहाँ है? कोई डाउट है तो बताओ. वही 3 बातें लिखी है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. According to the test of good faith required under section 33, expulsion of partner B is not valid. In this context, you should remember that provision of section 32, 3 and 4, which he have just discussed, will equally applicable to expel partner as if he was a retired partner. ये वो वाली बात है कि रिटायर्ड पार्टनर की लायबिलिटी सपोज वैलिड एक्स. ये पहली बात तो ये ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है. ये पॉइंट जो है ये वैलिड एक्सपल्शन के लिए लिखा है. अगर तुमने वैलिडली किसी को एक्सपेल किया भी तो उसकी लायबिलिटी किस डेट तक रहेगी? जो रिटायरमेंट की कंडीशन है एज इट इज फॉलो. का डाउट? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगला सेक्शन.
इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है? जब कोई पार्टनर अपनी डेट पे करने में असमर्थ है तो वो इंसॉल्वेंट है। यहाँ पार्टनर की इंसॉल्वेंसी की बात चल रही है, फर्म की नहीं। फर्म अपना डेट पे करने में असमर्थ होगी तो फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी। पार्टनर अपनी डेट पे करने में असमर्थ है मतलब ये उसका पर्सनल मामला है। कोई डाउट? एजुडिकेटेड वर्ड का क्या मतलब है? ना, डिसाइडेड, और यू कैन से जिसके ऊपर आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया हो, ठीक है। एजुडिकेटिंग ऑफिसर भी पढ़ोगे तुम कई बार, करो सर्च करो, एजुडिकेटिंग ऑफिसर भी पढ़ोगे तुम, और एडजज्ड भी बोलते हैं इसको। तो ये जरा सर्च करो एजुडिकेटेड का मतलब। ऐसी मजेदार मजेदार लैंग्वेज मिलेगी उसमें। somebody who is adjudged as, क्या क्या लिखा है? समझ में आ रही बात? तो एजुडिकेटेड मतलब डिसाइडेड ऑन अपोजिट क्लेम्स। मेरे दो दोस्त हैं, दोनों झगड़ रहे और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। मैंने दोनों की बातें सुनी, फैक्ट्स चेक किए और उसके बाद एक डिसाइड कर दिया कि ये सही है ये गलत है। दिस इज एजुडिकेशन। तो उसकी इंसॉल्वेंसी एजुडिकेशन से प्रूव हो गई है। बात समझ में आई? अगर कोई मेरे पे केवल आरोप लगा देगी तो इंसॉल्वेंट है इंसॉल्वेंट है, तो क्या मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा? मामला जब तक किसी एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एक एजुडिकेटिंग ऑफिसर की भी बात हो सकती है। तो एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास मामला जाएगा, वो अपने दलील देगा, मैं अपने दलील दूंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं उसे पैसे नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे है तो भी नहीं दे रहा हूँ, मेरा मामला अलग है, क्योंकि इसके बनते नहीं है पैसे। वो कह रहा है ये मेरे को पैसे नहीं दे पा रहा है, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करो, मेरे पैसे दिला दो। अरे कोई नहीं दे रहा है तो क्या करेगी? यही तो करेंगे। तो जब तक ये प्रोसेस ऑफ एजुडिकेशन ना हो ना, तब तक कोई इंसॉल्वेंट एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट नहीं है। और जब तक कभी भी एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट नहीं होता किसी भी लॉ में, यहां की छोड़ो, उसे इंसॉल्वेंट ही नहीं मानते। मेरी बात समझ में? या तो वो खुद डिक्लेयर करे, इसका एक ही अल्टरनेटिव है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं इंसॉल्वेंट हूं। तो मैं कुछ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? या तो वो विवाद हुआ हो, एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास वो विवाद पहुंचा हो और उसने जजमेंट दी हो कि वो इंसॉल्वेंट है, या तो वो खुद डिक्लेयर कर रहा हो जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसके पैसे बनते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ये दो सिनारियो है इंसॉल्वेंट होने के। कोई डाउट है? तो एक पार्टनर इन अ फर्म adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner on that date on which order of adjudication, order मतलब decision of adjudication is made। कोई डाउट है तो बताओ। उसी डेट से he ceases to be a partner, उसी डेट से वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। आगे लिखा है वेदर और नॉट फर्म इज हियर बाय डिसॉल्व, फर्म के डिसोल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट है तो बताओ। मतलब वही बात है कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई कंडीशन एक्ट नहीं लगा रहा। कोई डाउट है? फर्म डिसॉल्व होगी तो सॉरी, फर्म इंसॉल्वेंट होगी तो डिसॉल्व होगी, वो तो ठीक है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, इस ऐसा कुछ नहीं है। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। पक्का? whether under a contract between the partners the firm is not dissolved by adjudication of partner as insolvent, the estate of partners so adjudicated will not liable for the act of the firm।
and the firm is not liable for any act of the insolvent. ये जरा ढंग से समझो. ये सब जो ऊपर लिखा है ना, ये वैलिड है इसके बाद. उस डेट तक तो उसकी एस्टेट, भाई उसकी इंसॉल्वेंसी में फॉर्म से पैसे लिए जाएंगे, बिल्कुल लिए जाएंगे. उसकी प्रॉपर्टी जो फॉर्म में है वो तो ली जाएगी ना. अपने इससे क्यों देगी? अगर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी, अगर फॉर्म की डेट है तो फॉर्म देगी ना. अरे उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी है तो अपनी प्रॉपर्टी तो देगी ना, लेनी पड़ेगी ना फर्म से. कैपिटल अकाउंट और मतलब प्रॉफिट में जो शेयर है, प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो तो लेगा. लेकिन एक बार एजुडिकेशन का ऑर्डर आया, उसके आगे से इन दोनों के बीच का ये रिलेशन खत्म. कोई डाउट? इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यू एज पार्टनर. ऑब्वियस बात है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेसिटी नहीं है, ना फर्म के लिए ना थर्ड पार्टी के लिए. he will cease to be a partner from the very date from the date of adjudication order. The estate of the insolvent partner is not liable for the act of the firm after the date of adjudication. उसके पहले तक तो है. The firm is also not liable after. Ordinarily but not invariably. The insolvency of a partner resulted. ऑर्डिनरली बट नॉट इनवेरिएबली का मतलब क्या है? ऑर्डिनरली मतलब सामान्यतः. नॉर्मली एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म खत्म होती है, क्योंकि हिसाब किताब करना पड़ता है, उसको पूरे पैसे देने पड़ते हैं और फर्म का नाम भी खराब होता है. तो बाकी पार्टनर भी यही चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व करो. लेकिन क्या ये जरूरी है? लॉ ऐसा करने के लिए मैंडेटरी कर रहा है कि कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो फर्म खत्म कर दो? नहीं. यही लिखा है. इनवेरिएबली वर्ड का मतलब है कि ये इनवेरिएबल चीज नहीं है, ये फिक्स चीज नहीं है, ये वेरिएबल चीज है. Invariably, the insolvency of the partner result in dissolution of the. बात समझ में? ऑर्डिनरीली ऐसा होता है, पर इसकी गारंटी नहीं है कि फर्म को डिसॉल्व करना. कर ही देते हैं लोग, एक्ट भी कोई मैंडेटरी नहीं बना रहा. बट द पार्टनर आर कॉम्पिटेंट टू एग्री अमंग देमसेल्फ दैट. यही वो बात कह रहा है कि भाई पार्टनर्स को ये राइट है कि वो आपस में इस बात पे एग्री करे कि एजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज द इंसॉल्वेंट विल नॉट गिव राइज टू डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म. तो वो ऐसा एग्रीमेंट करके रख सकते हैं. कोई डाउट है? लास्ट कहानी, लायबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर. पहली बात तो डिसीज का मतलब है उसकी हो गई है डेथ. एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी. Ordinarily, the effect of death of a partner is dissolution of the partnership. But the rule in this regard to the dissolution of the partnership by death of a partner is subject to contract. Between the party and the partner are competent to agree that death will not have an effect on dissolving the partnership regard to the surviving partner unless the firm consistent only two partners. कहानी क्या है? कहानी वही है जो अभी हाल इंसॉल्वेंसी में हमने पढ़ी. ऑर्डिनरली तो भाई कंटिन्यू कर सकती है. एक ही कंडीशन है कि भाई
डेथ के बाद भी कम से कम 2 पार्टनर जिंदा, क्योंकि 2 पार्टनर नहीं होंगे तो फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकती है. इन ऑर्डर दैट the estate of deceased partner may be absolved from the liability of the future obligation of the firm, it is not necessary to give any notice either to public or the person having dealings with the firm. सबसे बढ़िया बात तो नीचे लिखी है. क्या बोल रहा है? डेथ होते से फर्म की लाइबिलिटी से वो बंदा फ्री हो जाता है. मतलब उसके बाद किए गए एक्शंस, डिसीजंस, थर्ड पार्टी की प्रति ऑब्लिगेशन, उसकी एस्टेट लाइबल नहीं है. उसको कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है. कोई डाउट है तो बोलो. एक्स जो है वो पार्टनर था एक फर्म में. फर्म ऑर्डर्ड गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम, बट अब वही बात है कि जब गुड्स ऑर्डर किए गए, ध्यान से देखना, तब एक्स जिंदा था. बट द डिलीवरी ऑफ गुड्स वाज मेड आफ्टर एक्स डेथ. बट जब गुड्स की डिलीवरी मिली तो एक्स मर गया था. अब मेरे को बताओ इस गुड्स के ऊपर एक्स की लाइबिलिटी बनती है या नहीं? क्यों? वो ऑर्डर दे दिया था ना. अरे ऑर्डर दे गया था ना वो. यूज की बात नहीं होती. डिलीवर मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में हमने एग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूटेड का अंतर समझा था. ये अभी एग्जीक्यूटेड नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेबल था. गुड्स आएगा तो पैसे देंगे, उसके पहले ही चला गया अगला. इस ग्राउंड पे मना करो, ऐसे बिना ग्राउंड के मना थोड़ी कर सकते. बात समझ में आई कि नहीं? वही लिखा है. क्रेडिटर की जो राइट है वो केवल सर्वाइविंग पार्टनर के ऊपर है. जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके अगेंस्ट कोई राइट नहीं. कोई डाउट? तो उसकी एस्टेट पे राइट नहीं है, मतलब कि आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते. अगर उसकी एस्टेट पे राइट होते हैं तो यू कैन केस अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसके कंट्रोल में वो एस्टेट जाती है. कोई डाउट? ये लिखिए लास्ट लाइन, वही रीजन जो मैं समझा रहा हूं कि ड्यू तो तब होगा जब गुड्स मिलेगा. कोई डाउट? इसकी समरी पढ़ो, आज खत्म करो इसको यहां से. इसके बाद फिर एक ही चैप्टर और एक यूनिट और बचती है.